ओडीआई क्रिकेट की बेस्ट टीम मेरे और ऋतिक के हिसाब से अभी तक की इंडियन करंट क्रिकेट टीम जो ये खेल रही है, शायद जब से हम दोनों इस गेम को फॉलो करते हैं इससे बेहतरीन टीम हमने नहीं देखी। और शायद आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी अभी जो इस करंट टीम का परफॉर्मेंस चल रहा है शायद इतना डोमिनेटिंग किसी का नहीं रहा है। ऋतिक, पिछले 22 आईसीसी मैचेस में हम लोग केवल एक मैच हारे हैं और वो मैच हम याद नहीं करना चाहेंगे। और उसके बाद अभी ऋतिक हम लोग सेमीफाइनल जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही है। सबसे बड़ी बात, हमने ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। हमने वर्ल्ड T20 में भी बाहर करा था उनको। और ऋतिक, अब पूरा ओवरऑल हमारी टीम कहीं पे भी फ्लॉज नहीं लग रहे हैं कि हम लोग को यहाँ ऐसा लग रहा है वर्क करना है। लेकिन अब तुझे क्या लगता है, हम लोग प्लेयर वाइज बात करेंगे, अभी पूरे प्लेइंग 11 स्क्वाड को देख के क्या लग रहा है ऐसा कि जो हम फाइनल में कर सकते हैं जो हम पहले चूक चुके हैं? मेरे ख्याल में पहले जो हम लोग अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करते हैं वो तो उस दिन स्पेसिफिकली पिच को कैसे रीड करना था उसमें थोड़ी भूल हुई थी, इसकी वजह से वो फाइनल हमको थोड़ा मतलब भारी पड़ा। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो हमेशा से अगर हम बात करें बात हुई है जब से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैच दुबई में तो एक एक पिच को अच्छे से टीम जानती है। और पिच की सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस तरीके से ओडीआई वर्ल्ड कप रहा था वैसा नहीं है ये जो पिच रही है। बहुत आप कह सकते हो कि बहुत सिमिलर तरीके से हुआ है जो पिच का प्ले करने का तरीका रहा है। और जो हमने मैच देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी, वो बल्कि थोड़ी बेटर थी पिच, तो इवनली बैलेंस्ड है मेरे हिसाब से। जब इंडिया ने पहले बैटिंग की तो भी मैचेस जीते हैं, बाद में किए तो भी जीते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ है जो इस बार हमारे मतलब उसमें है, साइड में है। और मोर इम्पॉर्टेंटली इस समय बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैटिंग की डेप्थ ज़्यादा है। नंबर 8 तक बैट्समैन है हमारे पास। केएल बहुत ऊपर नीचे बैटिंग कर चुके हैं, अक्सर की भी रन आ गए हैं। और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओवरऑल जो टीम का एवरेज बैठा है वो अच्छा बैठा है बैटिंग के टर्म्स में। और बॉलिंग में भी बुमराह नहीं है, हम लोग मानते हैं ये चीज़। लेकिन जिस तरीके से जो इतने टाइम से डिस्कशन चल रहा था कि 4 स्पिनर्स 5 स्पिनर्स इंडिया लेके जा रही है, उसका मतलब क्या होगा वो अब दिख रहा है साफ। मतलब हम लोग के लिए बहुत आसान होता है बाहर से रीड करना, लेकिन ऑब्वियसली जो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतने सालों से क्रिकेट खेला है, वो दिखाता है कि क्यों 4 स्पिनर्स थे। और मेरे ख्याल में वरुण चक्रवर्ती ने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत शूज़ फिल करे हैं बुमराह की एब्सेंस के। बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे थे कि हम लोग 4 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं। जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब भी रोहित शर्मा पे इतनी थोड़ी बहुत बैकलैश आई थी कि 4 स्पिनर्स आप लेके जा रहे हो। आप केवल 2 या 3 मैं कहूँगा प्रोमिनेंट पेसर्स थे हमारे पास। अर्शदीप ने शायद अब तक एक भी मैच नहीं खेला है और उनकी अभी हमको कमी भी महसूस नहीं हुई है। अभी तक हमको बुमराह की कमी भी महसूस नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी एक बात है कि स्पिनर्स ने हमारे उस ग्राउंड पे जो डोमिनेशन की है। ऋतिक, फाइनल स्टेज पिछले 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया चारों फाइनल खेला है, जिसमें से हम लोग एक जीते हैं। ऋतिक, बहुत ही कमेंडेबल रिकॉर्ड है ये इंडियन टीम और कैप्टन का। अब तेरे को क्या लग रहा है, जो लास्ट फाइनल हडल जो हमने लास्ट बार तो पार करी है, लेकिन इस टीम में ऋतिक कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेले हैं, खेलने के बाद हमने वो लास्ट स्टेप क्रॉस नहीं करा है। अब ऋतिक, ये परफॉर्मेंस देखने के बाद टीम में सब कुछ अच्छा लग रहा है और बहुत बार ऐसा लगता है कि हम लोग वो एक रन लेके आ रहे हो, शायद हम इस बार क्रॉस कर जाए लाइन। तेरे को क्या लग रहा है कि फाइनल में हम क्या एक्सपेक्ट करें? मुझे पर्सनली बस ये चीज़ लग रही है कि जो इस बार मेन चीज़ है वो बैटिंग से ज़्यादा स्पिन बॉलिंग। मुझे अभी भी लग रहा है ये चीज़, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड का मैच हम लोग याद करें, जो इंडिया ने 2 अच्छे मैचेस खेले हैं, अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया वाला, दोनों ही मैचेस में रिदम मुझे ऐसा लगता है कि जो की रहे हैं वो स्पिनर्स रहे हैं। अगर आप न्यूजीलैंड का मैच देखोगे तो केन विलियमसन के अलावा कोई और बैट्समैन सामने टिक नहीं पाया, और इसी के चलते केन विलियमसन वो मैच आगे तक ले जा नहीं पाए। और सेम चीज़ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की भी, तो ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन, ये 2 ऐसे प्लेयर्स थे जो इजीली खेल पाए। बट उनके अलावा मुझे ऐसा कोई प्लेयर दिखाई नहीं दिया। ट्रैविस हेड ने ज़रूर फास्ट बॉलर्स के सामने अच्छा खेला, लेकिन क्योंकि स्पिन इतनी अच्छी है इंडिया की, और इस समय मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा टीम स्पिन को इतना अच्छा खेल पा रही है। वो चीज़ हमको पिछले 2 मैचेस में दिखाई दी। तो मुझे लगता है स्पिन अगर अच्छा करेगी तो इंडिया एक अच्छा टोटल को पे रोक पाएगी अपोजिशन को। और ऋतिक, एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया को, जो मैं इतना बड़ा उसको फैक्टर नहीं मानता कि इंडिया सारे मैच दुबई में खेल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एक ही ग्राउंड पे खेल रहे हो तो आपको इसका एक बहुत स्लाइट एडवांटेज जरूर है। लेकिन न्यूजीलैंड, अगर जो अभी हमको लग रहा है कि न्यूजीलैंड का और इंडिया का फाइनल होने वाला है, न्यूजीलैंड ऑलरेडी उस ग्राउंड पे एक मैच खेल चुकी है और उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया था, जो इंडिया ने मतलब अच्छा स्कोर ऑलरेडी चेस करने जा रहे थे, जो इंडिया ने स्पिनर्स ने वो डोमिनेशन होने से रोक दिया। और ऋतिक, अब हम लोग प्लेयर वाइज एक बात करते हैं कि ऋतिक, हमारे ओपनर्स दोनों बहुत बड़े स्कोर्स नहीं आए रोहित शर्मा के बैट से, लेकिन जो इम्पैक्ट रहा है और शुभमन गिल की स्टार्टिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट में जो उनका इम्पैक्ट रहा है बड़े मैचेस में, अभी शायद शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। ये बहुत बड़ा मौका होगा। एक बार ओपनर्स पे बता।
मेरे शायद बिल्कुल सही बोला, जो बड़े मैच वाला प्रॉब्लम है ना सिर्फ वो इस समय दिखाई दे रहा है। कल का विकेट भी जिस तरीके से, यहाँ हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से आउट हुए, बहुत नाखुश थे अपने आप से, लेकिन बहुत सही तरीके से पिक किया, क्योंकि जो रोहित का काम है, रोहित मेरे ख्याल में यही करेंगे, इम्पैक्ट जो डालना है वो डाल रहे हैं। हाँ, अब वो 20 रन आए, 40 आए, 60-70 हो जाए, वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रोहित को मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ चीज़ चेंज करनी है। शुभमन के लिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप एक लीग स्टेज मैच को देखते हो, उस तरीके से आपको बड़े मैचेस देखने पड़ेंगे। न्यूजीलैंड के सामने शुभमन का 200 भी आया है, जब जो करियर में उनका था वो इंडिया में था, बात ये, लेकिन कंडीशंस बहुत ज़्यादा अलग नहीं है दुबई और इंडिया की। पाकिस्तान के सामने अच्छी बैटिंग की थी, और जो बांग्लादेश के सामने तो 100 ही किया था। तो मेरे ख्याल में बस चीज़ें वो याद रखनी कि आप किस तरीके से नॉर्मल रख सकते हो, ये मत सोच के चलो कि बहुत बड़ा मैच है, उस चीज़ का प्रेशर नहीं ले। तो शुभमन गिल तो मुझे भी लगता है अभी भी कि जो फॉर्म में है उसमें बहुत सब चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, और न्यूजीलैंड के पास ऐसा कुछ नहीं है जो शुभमन गिल को बहुत दिक्कत दे। या साउथ अफ्रीका के लिए भी हम बात करें, अभी हम लोग न्यूट्रल लेके चल रहे हैं, बट हाँ ओपनर्स की हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में रोहित ऐसा ही खेलेंगे। शुभमन अगर इस चीज़ को नॉर्मली ले पाए, एक लीग स्टेज मैच की तरह लेके चलें आगे, तो मेरे ख्याल में चीज़ें थोड़ी सही रहेंगी उनके लिए। नंबर 3 पे विराट कोहली, उसके उनके बारे में हम लोग क्या बोले, मतलब अब तो कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। अब विराट कोहली के हम आगे ही चलते हैं कि हम लोग श्रेयस अय्यर के बारे में बात करते हैं। शायद वो वर्ल्ड्स बेस्ट हैं, और उनके बारे में जो चेस मास्टर है वो सारी चीज़ें पूरी दुनिया बोलती है, उसका कुछ बचा नहीं है। श्रेयस अय्यर श्रेयस अय्यर करंटली तेरे को लगता है बेस्ट अभी तक पिछले 10 सालों में भी इंडिया को बेस्ट, अभी 2 साल से वो रेगुलरली खेल रहे हैं, अभी तक का जितना उनका रिकॉर्ड रहा है बेस्ट नंबर 4, जो हमारी 2019 वर्ल्ड कप के बाद से जो सर्च एक चालू हुई थी कि हमको 4 नंबर नहीं मिलता था, अभी वर्ल्ड क्रिकेट में क्या बेस्ट नंबर 4 है, और बेस्ट स्पिन को भी खेलते हैं वो। हाँ, मेरे हिसाब से तो मेन चीज़ ये जैसा बोला कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, नंबर 4 पे बेस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात प्रेशर मैचेस में जब दिक्कत होती है टीम को, तब परफॉर्मेंस आ रही है। न्यूजीलैंड के सामने ट्रैक रिकॉर्ड मेरे को लगता है इंडियन टीम में सबसे अच्छा है किसी का, तो वो श्रेयस का है, क्योंकि ऑब्वियसली ओडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 100 थी, और उसके बाद जो पिछला मैच भी था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी 70 रन क्रूशियल थे बहुत, जो मेरे ख्याल में जो मैच डिफाइनिंग इनिंग्स थी बैट्समैन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बिल्कुल, बल्कि 10 साल से सही बोला, क्योंकि 2015 में भी ये दिक्कतें थी, आपने कितने सारे बैट्समैन को ट्राई कर लिया, लेकिन श्रेयस अय्यर जो इस समय है ऑब्वियसली वर्ल्ड के, इंडिया के नंबर बेस्ट आप कह सकते हो, नंबर 4 के बैट्समैन है इस समय। उसके बाद रहते एक बहुत अंडररेटेड प्लेयर जो अक्षर पटेल, जो वो काम पिछले वर्ल्ड कप में किया और जो अभी भी कर रहा है, अंडररेटेड अब तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन पहले थे। और ऋतिक, अगर आप लोगों को ध्यान हो, 2014 से वो टीम का पार्ट है। 2014 के बाद वो 2-3 साल खेले, उसके बाद वो ड्रॉप हो गए थे या कोई भी रीजन से उस वजह से खेले नहीं। अब ऋतिक वो बहुत क्रूशियल पार्ट T20 और ओडीआई टीम का वो बन चुके हैं, शायद टेस्ट में भी। अब जडेजा एट द एंड ऑफ हिज करियर में शायद अक्षर पटेल भी प्रोमिनेंट प्लेयर तीनों फॉर्मेट के हो जाए। जैसे अक्षर पटेल के दोनों, बल्कि तीनों डिपार्टमेंट में जो इनपुट्स आ रहे हैं, शायद अभी बेस्ट मैं कहूंगा वो भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में हार्दिक पांड्या के साथ तो सूट करते हैं। बिल्कुल, मेरे को भी यही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जिस टाइम पे विकेट्स निकालने की बात है, केन विलियमसन को आउट किया था न्यूजीलैंड वाले मैच में, और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में मैक्सवेल को आउट किया, और हमको पता है कि वो मैच कहाँ जा सकते थे दोनों अगर वो प्लेयर्स आउट नहीं होते। तो बिल्कुल बड़े मैच में बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे कैपिटलाइज कैसे करना है, वो अक्षर पटेल ने T20 वर्ल्ड कप में भी किया था। भले वो कैचेस की हम बात करें, मिचेल मार्श का बहुत इंपॉर्टेंट कैच था, और भले आप फाइनल्स में भी अगर आप बात करो, वो क्रूशियल इनिंग्स थी बैट से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में दिखाई दिए, और एक हर प्लेयर का मुझे ऐसा लगता है कि एक मोमेंट होता है जिसकी वजह से वो गेम में बहुत आगे निकल जाता है, यहाँ एक अलग परसेप्शन बनता है जो T20 वर्ल्ड कप में किया। अब उस दिन के बाद से मैं अक्षर पटेल को कभी भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये प्लेयर एक प्रॉपर बैटर भी है, प्रॉपर बॉलर भी है। मेरे ख्याल में उस दिन के बाद से मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू अक्षर पटेल को लेके चेंज हुआ है, और बिल्कुल हार्दिक पांड्या के साथ रखने में उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा ऐसा मानना है जो रोहित शर्मा जो ऊपर इंपैक्ट देके जाते हैं 30-40 रन का, वो शायद मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल इंपैक्ट दे रहे हैं। उनके भी बहुत बड़े स्कोर नहीं आएंगे, लेकिन जितने रन वो मारेंगे उससे एक मैच की टोन वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। और रहते KL राहुल लास्ट में हम दोनों के फेवरेट, और हार्दिक पांड्या, दोनों हम दोनों के बहुत ज्यादा फेवरेट प्लेयर्स हैं। रहते KL राहुल ने भी जो किया है सेमीफाइनल में, और हार्दिक पांड्या का जो सेल्फ बिलीव है, उससे यार बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हार्दिक पांड्या को पता है, वो जो पहले प्राइम धोनी करा करते थे कि मेरे को पता है मेरे रडार में 2-3 बॉल आएगी और मैं उसको ग्राउंड के बाहर मारूंगा, वो इन्होंने करके दिखाया है। बिल्कुल, KL और हार्दिक, मतलब हम लोग जितना बोले उतना कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग थी गेम को लेके या प्लेयर्स को लेके, हम लोग उस चीज़ में सही हुए, क्योंकि KL के लिए इतनी ज़्यादा हेट रेट देख के बहुत फ्रस्ट्रेशन हमको तो लगी थी, हमको नहीं पता बाकी कितने लोगों को लगी थी। स्ट्राइक रेट को लेके इतनी बातें थी कि पुराना KL राहुल कैसे खेलता है। जब एक बैट्समैन के नंबर्स इतने रेगुलरली चेंज होंगे, कंडीशंस इतनी सारी होती है, और कभी भी टीम खराब खेलती है तो एक जने भी नाम आ जाता है। उन सारी चीज़ों का बैगेज लेके एक इंसान आया है वर्ल्ड कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद रेगुलरली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना स्पिन के सामने, फास्ट बॉलिंग के सामने, और जो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स थी यार, वो एक रिडेम्पशन भी थी। माना कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना है ना इंसान को कि अभी भी
पावर हिटिंग का भी गेम है, स्पिन को मेरे को भी लगता है कि अभी भी दुनिया में सबसे अच्छे प्लेयर्स में से एक केएल है। और सेम चीज़ फास्ट बॉलिंग के लिए मैं बोलूँगा। मेरे को तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों को कभी केएल पे डाउट नहीं था। हार्दिक का तो फॉर्म दूसरी तरफ बात करेंगे, हार्दिक के ऊपर भी कभी डिप किया ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो केएल का बीच में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन वो होना लाजमी था क्योंकि आप इतना चेंज करोगे। ये मैं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अभी बात करी थी केएल के ऊपर कि ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में रहते हैं हम लोग। अगर एक पॉइंट देखें, ओडीआई में सबसे मुश्किल पोजीशन है नंबर 6 फिनिश करना, वहां पे केएल खेलते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे मुश्किल है ओपन करना, वहां पे वो ओपन भी करते हैं। मतलब 2 फॉर्मेट का जो सबसे मुश्किल काम है एक इंसान को दिया जा रहा है, और वो भी रेगुलर चेंज हो रहा है। उसके बाद भी अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आ रही है तो आप सोचो जरा कि उस प्लेयर का कैलिबर कितना है। और विकेट कीपिंग भी उनकी, विकेट कीपिंग तो मतलब आप देखो ये चीज जो बैलेंस प्रोवाइड हो रहा है ना, हम लोग ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो अक्सर हार्दिक की बात आ रही है। एक ऑलराउंडर वाला काम ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत टीम्स को देखा है कि विकेट कीपर की वजह से उनको एक हल्का बैट्समैन खिलाना पड़ता है। वो इंडिया के साथ दिक्कत नहीं है। और हार्दिक ने तो मतलब जो तरीका में, जैसे तूने बोला कि जो बिलीफ है, वो बिलीफ के वजह से जो बड़े मैचेस में हम बात करते हैं ना कि आपको वैसे प्लेयर्स चाहिए जो कॉन्फिडेंस वाले, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है इस समय इंडिया का जो ये ऑर्डर हमने बात करी अभी तक। बहुत स्ट्रांग है। बस हमको एक फाइनल स्टेज को अब पार करना है, वो शायद हम इस बार उसको लाइन को क्रॉस कर पाए। और एक बॉलिंग यूनिट बुरा नहीं है हमारे पास। बॉलिंग यूनिट में जितनी अभी 4 स्पिनर्स, शायद किसी टीम के पास इतने स्पिनर्स नहीं रहते। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। और पेस में मोहम्मद शमी रहते कि 5 बॉलर्स। रोहित शर्मा ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे को जो लग्जरी मिलती है एक छठे बॉलर हार्दिक पांड्या के रूप में, और ये 5 प्रोमिनेंट बॉलर्स जो हमारे पास हैं ऋतिक, बहुत बड़ी लग्जरी इंडिया के पास, जो 8 नंबर तक बैटिंग और 6 प्रॉपर बॉलर्स। ये शायद अभी किसी टीम के पास ये लग्जरी नहीं है। अपने दिन पे हम लोग कोई भी टीम को हरा सकते हैं। अब बस बात ये रहती है कि हम लास्ट स्टेज पे अब उसको कैसे कैरी ऑन करके वो खत्म कर सकते हैं। ओवरऑल बॉलिंग यूनिट भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। और ऋतिक अब लास्ट स्टीव स्मिथ ने ऋतिक रिटायरमेंट ले ली ओडीआई क्रिकेट से। एक बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट के। टेस्ट में तो शायद अभी भी टॉप 2 प्लेयर्स अगर वर्ल्ड क्रिकेट में है, जो रूट और स्टीव स्मिथ। हम दोनों का मानना है फैब 4 में जरूर विराट कोहली और केन विलियमसन है, लेकिन टॉप 2 में जो करंटली जो रूट और स्टीव स्मिथ है ऋतिक। ओडीआई क्रिकेट के ग्रेट और इंडिया को बार बार परेशान करने वाले वो बैट्समैन। ट्रेविस हेड अभी आया, लेकिन उससे पहले शायद 10 सालों से स्टीव स्मिथ ने जितना हमको परेशान किया है सारे फॉर्मेट्स में, T20 वो खेलते नहीं, ओडीआई और टेस्ट में, जितना उन्होंने हमको परेशान किया शायद किसी बैट्समैन ने नहीं किया। स्टीव स्मिथ के ऊपर बिल्कुल। स्टीव स्मिथ मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो भी एक ऐसा प्लेयर है जिसने अपने आप को रीडिफाइन किया है। मतलब ऐसे प्लेयर तो मैंने अभी तक जितना क्रिकेट देखा, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है पिछले 15 सालों में। अगर हम बात करें, ऐसा प्लेयर जो ऑब्वियसली एज एक लेग स्पिनर की तरह खेलता था, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप वाइट बॉल क्रिकेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बनाया, और वो टेस्ट क्रिकेट का कॉन्फिडेंस था जिसके वजह से वाइट बॉल में इतनी सक्सेस मिली। 2 ओडीआई वर्ल्ड कप, एक WTC फाइनल्स, एक T20 वर्ल्ड कप, एक प्लेयर के लिए इससे ज़्यादा अचीव करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ें अचीव करी। मैं पर्सनली थोड़ा शॉक में था जब मुझे मालूम पड़ा कि ओडीआई से रिटायरमेंट लिया, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्ट था कि शायद T20 से ले ले, क्योंकि T20 में इस समय सबके सेटअप्स अलग हो गए, इंडिया का भी अलग है। का भी मेरे को ऐसा लग रहा था केवल कैप्टेंसी से छोड़ी उन्होंने, रिटायर नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लग रहा था, लेकिन उनका जब हमने पोस्ट देखा पूरा तो वो ओडीआई क्रिकेट को छोड़ चुके हैं। और वन ऑफ द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो वाइट बॉल क्रिकेट खेले हैं। और ऋतिक, ऑस्ट्रेलिया ने भी जो फाइट करा है इस स्क्वाड के साथ, उनके पास प्रॉपर बॉलर्स नहीं थे। वो शायद स्टीव स्मिथ के ऊपर भी बहुत लोड था कि इस टीम को यहाँ तक लेके आए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मतलब हम दोनों शायद ऑस्ट्रेलिया को, मतलब इंडिया स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को नहीं खेलना चाहती बड़े नॉकआउट मैच में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी ऋतिक जो फाइट दिखाई है, इतना मतलब प्रॉपर स्क्वाड ना होने के बाद भी, वो भी कमेंडेबल है बिल्कुल। और वो एक्सपेक्टेड था थोड़ा बहुत, तो हमको सबको मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया के कोई भी 11 लोग उठ के आ जाए। आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि गेम वन साइडेड जाए। मतलब मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा है। थॉट प्रोसेस ही वैसा, और नॉकआउट मैचेस में उनका परफॉर्मेंस अलग ही आता है। आप इस बॉलिंग लाइनअप के साथ अगर 264 को आप 47 ओवर तक आसपास ले जा सकते हो, तो आप अपने आप में सोचो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया अपने फॉर्म में होती है तब तो वो किसी टीम को आने नहीं देती है। जब बी टीम खेलती है, जब थोड़ा भी कहीं ना कहीं वीकनेस होगी तो मौका मिलता है टीम्स को, हमने देखा है। बट यही चीज़ बात करनी थी कि स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी, या फिर जिस तरीके से हम बोलें जो पूरी स्क्वाड या मैनेजमेंट रहा है ऑस्ट्रेलिया का, जिस तरीके से आया है इसमें। आपने पहले इंग्लैंड को वो फंसा हुआ मैच, मुझे लगा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, इंग्लिश ने 100 मार के बचा लिया। उसके बाद 2 मैचेस में बारिश पड़ गई, लेकिन कैसे तैसे भी आप अगर ये स्क्वाड के साथ फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में आ सकते हो चैंपियंस ट्रॉफी की, तो वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया क्या है। वो ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट है, उससे चीज़ें साफ दिखती हैं। बट स्टीव स्मिथ के लिए हमको बोलना पड़ेगा कि कल भी जो परफॉर्मेंस थी उनकी, जो मतलब मैच के अंदर परफॉर्मेंस आया इंडिया के सामने, उनके वजह से 264 पहुंचे। और उसके बाद कैप्टनसी आप बहुत बार अंडर वैल्यू करते हैं। एक प्लेयर का जो कंट्रीब्यूशन कैप्टनसी से होता है, भले वो रोहित का हो या विराट का होता था या धोनी का होता था एक टाइम पे, या पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए,
बट मेरे ख्याल में स्टीव स्मिथ, हम लोग बात करते हैं कोहली की और स्मिथ की भी कि फेल्ड कैप्टन्स, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का नजर है ये, फेल्ड कैप्टन्स कुछ नहीं होता है। और मतलब कैप्टनसी में भी मतलब मुझे नहीं लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड्स अगर आप वर्ल्ड में निकालोगे स्टीव स्मिथ उनमें से एक होंगे, टॉप 5 में होंगे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इतना क्रिकेट देखा है। तो पर्सनली हम लोग को भी लगता है कि अब इसके बाद जो स्टेप है, भले वो फ्रेंचाइज क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में अब ऑस्ट्रेलिया ऐसी तैसी करने वाली ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्टार्क ने ब्रेक ले लिया था चैंपियंस ट्रॉफी में, हेजलवुड वापस आ जाएंगे, कमिंस वापस आ जाएंगे, स्टीव स्मिथ फ्रेश रहेंगे हमेशा जब भी टेस्ट में। तो टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का एक अलग ही फेज दिखने वाला है अगले 2 सालों के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी स्टीव स्मिथ को तो ऑल द बेस्ट उनके करियर के लिए। और इस वीडियो में अब इतना ही। इंडियन टीम को भी ऑल द बेस्ट फाइनल्स के लिए। शायद अगली वीडियो में हम लोग ट्रॉफी के संग बात करेंगे।